अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीक 14। वीक 14 जो है वो पिछले टॉपिक पॉइंटर्स का ही कंटिन्यूशन है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पॉइंटर्स में कवर करेंगे दैट इज पासिंग वेरिएबल टू अ फंक्शन बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। हमने ऑलरेडी जो है वो एक टॉपिक कवर किया था पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से वेरिएबल का एड्रेस जो है वो फंक्शन को भिजवा सकते हैं। जो फंक्शन आर्गुमेंट भिजवाता है वो आर्गुमेंट और फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेम ही वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। सो वी विल सी कि हमारे पास बिल्कुल सेम तरीका ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस आएगी, लेकिन हम अगेन वही सेम फीचर अचीव करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर्स। देन वी विल आल्सो सी कि एरेज जो है वो किस तरीके से फंक्शन को पास करवाए जा सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कवर किया था कि हम एरेज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। सो अब हम ये चेक करेंगे कि एक एरेज को हम फंक्शन को किस तरीके से पास करवा सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। तो इसकी एग्जांपल वन बाय वन जो है वो कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स जो हैं वो पॉइंटर नोटेशन के थ्रू फंक्शन को पास करवा सकते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारी बहुत सिंपल सी है। देयर इज अ फंक्शन सेंटीमाइज। तो जो सेंटीमाइज फंक्शन है उसका काम ये होगा कि हम उसको इंचेस में वैल्यू देंगे तो वो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकेगा। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई वॉइड है। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि हम पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस में डायरेक्ट मैनिपुलेशन करेंगे। मीन्स हम जो भी वैल्यू इसको देंगे ये उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देगा और उसको इंचेस के बजाय सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले इस फंक्शन का कोड देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फंक्शन का कोड जो है वो सिंपल है। हमने यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया है, डबल स्टार ptrd। तो इट्स अ डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग स्टार ptrd डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू। तो डिफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा कि इस पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उस वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यानी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 2.5 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेगा और जो वैल्यू चेंज हो जाएगी उस वैल्यू को उस जगह पे जाकर सेव भी कर देगा। तो यूजुअली हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल यूज करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल नहीं है, हमारे पास एड्रेस है। तो उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस ऑपरेटर उस पॉइंटर से पीछे लगाकर। सो ये क्या करेगा कि इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस वैल्यू के अंदर 2.5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा और साथ साथ जो है वो जो न्यू वैल्यू बनेगी वो वहाँ पे असाइन भी हो जाएगी। सो अगर आपको ये सेंटेक्स ज्यादा कंफ्यूज लग रहा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह हम बहुत सारे तरीकों से जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इसका मतलब ये है कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को 2.5 वो से मल्टीप्लाई करे और जो न्यू वैल्यू बने वो वैल्यू किसमें कॉपी कर दे, उस जगह पे जाकर कॉपी कर दे। तो नाउ मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमने पहले तो इसकी प्रोटोटाइप दी है। ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर हम बार बार इसलिए प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं ताकि हमें ये बात समझ में आए कि कौन सी प्रोटोटाइप किस तरीके से दी जाती है। तो अगर आप प्रोटोटाइप पे पॉइंटर देना चाहते हो तो आप डबल के बाद एक स्टार लगा दोगे। फिर हमने एक डबल वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू 10.0 है। फिर उस वैल्यू को जो है हमने डिस्प्ले करवाया है एंड देन हमने सेंटीमाइज फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। कॉल करते हुए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर $var यानी एड्रेस ऑफ var पास करोगे। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का आप एड्रेस भिजवा रहे हो, वो एड्रेस जो है वो पॉइंटर कैच करेगा एंड देन उस पॉइंटर के थ्रू हम इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस भिजवाया होगा वो वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा। सो नोट दैट कि हमने दोनों जगह var को ही प्रिंट करवाया। एक var प्रिंट करवाया है फंक्शन कॉल करने से पहले और एक var प्रिंट करवाया फंक्शन कॉल करवाने के बाद।
इसका रिजल्ट देखते हैं। सो वी आर की पहली वैल्यू थी 10 इंचेस एंड देन वो फंक्शन चला और उसके बाद वी आर की जो वैल्यू है वो हो गई 25.4 सेंटीमीटर। तो इसने सिर्फ इसको 2.54 से मल्टीप्लाई किया है और जो वी आर की वैल्यू चेंज हुई है वो हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। ओके, नाउ एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि अगेन वेरिएबल से ये है कि हम किस तरीके से वेरिएबल बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन फंक्शन को पास कर सकते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल के अंदर अगेन वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन जिसका नाम है स्वैप। उसको दो पॉइंटर्स हम पास करवा रहे हैं, पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी, जो कि दोनों जो है वो इंटीजर टाइप के। एज शोन फ्रॉम द नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या कर सकता है, इन दोनों को आपस में स्वैप कर सकता है या इंटरचेंज कर सकता है। मींस ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू जो है वो ए में चली जाए। इस काम को करने के लिए हमें एक तीसरा टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर टेम्प जो है उसके अंदर हमने स्टैटिक ए मींस कि ए की जो भी वैल्यू है यानी ए जो पॉइंटर है उसकी जो भी वैल्यू है वो किसमें चली जाए, टैप में चली जाए। देन स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक बी मींस बी की जो भी वैल्यू है वो किसमें चली जाए, ए में चली जाए। एंड देन स्टैटिक बी इज इक्वल टू टेम्प मीन कि टेम्प की जो वैल्यू है वो बी में चली जाए। तो वो कह रहा है कि हम ए की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए टेम्प में डाल रहे हैं, देन हम ए के अंदर बी की वैल्यू डाल रहे हैं एंड देन क्योंकि बी जो है वो अब अवेलेबल है तो बी के अंदर दोबारा ए वाली वैल्यू यानी टेम्प वाली वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ए और बी की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। अच्छा, अब सिंपली दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है एक्स एंड वाई की। देन स्वैप फंक्शन को हमने एक्स एंड वाई पास करवाए। तो पास करवाने का तरीका क्या होगा, अगेन $x, $y मीन्स एक्स का एड्रेस भेजे और वाई का एड्रेस भेजे। तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंटर्स हैं ए एंड बी। ए जो है वो एक्स का एड्रेस कैच करेगा और बी जो है वो वाई का एड्रेस कैच करेगा। सो आफ्टर दैट जो स्वैप वैल्यूज हैं वो शो करे। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप एक्स और वाई का एड्रेस वहाँ पे भिजवाओगे और जो कि ये पॉइंटर्स जो है वो उनको कैच करेंगे। तो बेसिकली ये दो एड्रेसेस होंगे, तो इन एड्रेसेस पे पड़ी हुई वैल्यू जब आपस में एक्सचेंज होंगी, जो कि हम स्टैटिक के थ्रू कर रहे हैं, स्टैटिक ए स्टैटिक बी, तो जब ये इन ए और बी पॉइंटर्स पे पड़ी हुई वैल्यूज आपस में इंटरचेंज होंगी तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो रही होंगी क्योंकि हमने एक्स और वाई का एड्रेस जो है वो भिजवाया है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। सिंपली आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 10 और 20 थी एंड आफ्टर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू जो है वो 20 हो गई और वाई की वैल्यू जो है वो 10 हो गई। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो एरे पे है कि किस तरीके से हम एरे पास करवा सकते हैं फंक्शन को बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। ये सेम एग्जांपल है सेंटिमाइज फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था, हमने वो फंक्शन दोबारा क्रिएट किया है, पर इस दफा इस फंक्शन को हम जो है वो एक कंप्लीट एरे पास करवाएंगे बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। तो सबसे पहले जो कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 5 ये ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स। तो ये तरीका होता है ताकि इस मैक्स को हम बार बार जो है प्रोग्राम में यूज करें और कभी भी अगर हम एरे की साइज चेंज करना चाहें तो हम सिर्फ मैक्स की साइज चेंज करें और पूरा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से वैसे ही चलता रहे जैसे चलता था। सो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। इस एरे के अंदर जो है वो 5 वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस एरे को पास करवा दिया है सेंटिमाइज फंक्शन को, लेकिन अब यहाँ पे नोट करो कि हमें यहाँ पे m% वी एरे लगा, यहाँ पे नोट करो कि हमें यहाँ पे m% वी एरे लगाने की जरूरत नहीं है। हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी एरे जो है, जो कि एरे का नाम है, वो एड्रेस ही है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक पॉइंटर कांस्टेंट है, ठीक है। इस वी एरे के अंदर पहले से ही एरे का फर्स्ट इंडेक्स का जो लोकेशन का जो एड्रेस है वो सेव है, तो इसलिए हमें m% लगाने की जरूरत नहीं है। m% सिर्फ वेरिएबल से पीछे लगाया जाता है क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो एड्रेस नहीं होते, उनका एड्रेस गेट करने के लिए हम उनसे पीछे एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, m% लगाते हैं। लेकिन क्योंकि वी एरे जो है वो एरे का नाम है और ये ऑलरेडी पॉइंटर कांस्टेंट है, इसलिए पीछे m% लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जो पहले इसका कोड देख लेते हैं। सेंटिमाइज फंक्शन का जो है वो कोड वही है जैसे पहले था, ठीक है। इसके पास एक डबल पॉइंटर है। नाउ बाय यूजिंग द सेम डिक्लेरेशन हम किस तरीके से एरे एक्सेस कर सकते हैं। आप एक लूप
क्रिएट कर रहे हो फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन मैक्स, जे प्लस प्लस, जो कि एरे का लूप है, और सिंपली क्या करें, स्टैटिक पॉइंटर प्लस प्लस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2.54. नाउ इट माइट सीम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इसमें जो है वो प्लस प्लस ऑपरेटर भी यूज कर रहे हो इन अ पोस्ट फिक्स फॉर्म, ठीक है, पोस्ट फिक्स है, और उसके बाद उसके अंदर 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दिखने में अगर आप को डायरेक्ट देखो तो आपको ये बहुत अजीब सी स्टेटमेंट लगेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके लिए सामने इस तरह की स्टेटमेंट है। बट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, स्टैटिक TCRD हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज बेसिकली वैल्यू जो कि इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करनी है जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो जो पॉइंटर आया है और हमने इसको यहाँ पे एरे का नाम भिजवाया है एज अ आर्गुमेंट, और हमने डिस्कस किया कि एरे का नाम जो है वो फर्स्ट इंडेक्स है एरे की। तो ऑब्वियसली स्टैटिक पॉइंटर किस पे पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट जो कि वैल्यू है उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, या फिर फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस प्लस जो है वो पोस्ट फिक्स में लगा हुआ है, और हमने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ये चीज डिस्कस की थी कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स में होता है तो वैल्यू एक्सेस पहले होती है और इंक्रीमेंट बाद में होता है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया है और वो पोस्ट फिक्स है तो वैल्यू एक्सेस पहले होगी और वो प्लस प्लस जो है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे करेगा क्या कि फर्स्ट स्टेप में ये PTRD स्टैटिक इक्वल्स टू 2.54, समझो ये एक्सेस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, PTRD प्लस प्लस। आप चाहो तो इस एक लाइन को हटाकर आप ये 2 लाइनें भी लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो स्टेटमेंट, तो आप उस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपली करे क्या, पॉइंटर जो है उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर 2.54 मल्टीप्लाई करे, पॉइंटर की वैल्यू चेंज करे, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद PTRD प्लस प्लस क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट करेगा, एंड देन ये लूप दोबारा चलेगा। अब जो है वो PTRD की वैल्यू क्या होगी, सेकंड इंडेक्स लोकेशन होगी, वहां पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो 2.54 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद दोबारा PTRD प्लस प्लस होगा, दोबारा पॉइंटर क्या करेगा, अब थर्ड की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, क्योंकि लूप जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, इस तरह PTRD की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस भी होती रहेगी और ये नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट करता रहेगा और हर लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को जो है वो 2.54 से मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आपको पिछली वाली स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रही है जो कि ये थी, ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रही है तो आप जो है वो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ इस तरीके से हमने सिर्फ फर्स्ट एड्रेस इस फंक्शन को भिजवाया, लेकिन बाय यूजिंग लूप एंड बाय यूजिंग प्लस प्लस ऑपरेटर हम नेक्स्ट उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट सारे के सारे जो एड्रेसेस हैं उनको एक्सेस करें, और स्टैटिक की वजह से हम उन एड्रेसेस पे पड़ी हुई वैल्यूज को जो है वो साथ साथ एक्सेस करते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि सारी वैल्यूज को हम एक एक करके 2.54 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसका क्या होगा कि पूरा का पूरा एरे जिसका हमने फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पास करवाया था वो पूरा का पूरा एरे जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, नाउ सिंपली उसके बाद आप लूप आपने चलाया, आपने एरे की वैल्यू प्रिंट करवाई और नॉर्मल तरीके से जैसे आप एरे को वैसे एक्सेस करते थे उसी तरीके से आप एरे की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, लेकिन एरे की वैल्यू अब जो है वो चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमने एरे का फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस था वो एक पॉइंटर को भिजवा दिया, पॉइंटर ने यहाँ पे उसको कैच किया एंड देन उसने एक एक करके नेक्स्ट इंडेक्स को एक्सेस कर करके नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस कर करके हर वैल्यू को 2.54 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे एरे की वैल्यूज क्या थी उनको भी देख लेते हैं। हमारे एरे की वैल्यूज जो थी वो थी 10.0, 43.1, 59, 95.9, 59.7, 87.3। तो हर वैल्यू को इसने
2.54 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब आप एरे एक्सेस कर रहे हो, तो एरे को प्रिंट करवा रहे हो, तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंटर्स एंड सी टाइप स्ट्रिंग। तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि पॉइंटर्स का स्ट्रिंग के साथ क्या ताल्लुक है। बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एक एरे ही है, और अगर स्ट्रिंग एक एरे है तो पॉइंटर्स के साथ स्ट्रिंग बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे पॉइंटर्स के साथ एरेज बिहेव करते हैं। सो हमने एक तो तरीका स्ट्रिंग क्रिएट करने का ट्रेडिशनल जो अभी तक हमने सीखा है कि हम एक कैरेक्टर एरे जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है इन्वर्टेड कॉमास में डालकर उसमें कॉपी कर देते हैं। लेकिन देयर इज अनदर वे बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। पॉइंटर नोटेशन के थ्रू भी आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो है वो आपके पास कैरेक्टर, उसके बाद स्टैटिक, देन स्ट्रिंग का नाम इज इक्वल टू, और बाकी का बाद सिंटैक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि आप यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे और कैरेक्टर के बाद स्टैटिक जो है वो आपने यूज करना है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है आपका? ये जो है str1 जब क्रिएट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये एरे है तो str1 क्या है, ये एक पॉइंटर कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप स्ट्रिंग इस तरीके से क्रिएट करते हो जैसे यहाँ क्रिएट किया है, कैरेक्टर पॉइंटर str2, तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो वो करता क्या है C++, ये करेगा क्या कि इस str2 के अंदर इस डी जो कि पहली कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का एड्रेस जो है वो str2 के अंदर जो है वो सेव कर देगा। तो ये बेसिकली आप str1 को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंटर कांस्टेंट है, लेकिन आप str2 को जो है वो चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स डू एग्जांपल नंबर 1। सो एग्जांपल नंबर 1 सेम ही है, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है, स्ट्रिंग 1 जो कि डिफाइन एज एन एरे है। दूसरा स्ट्रिंग हमने पॉइंटर नोटेशन के थ्रू क्रिएट किया है विच इज डिफाइंड एज अ पॉइंटर। दोनों स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने का तरीका अगेन सेम रहेगा। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे कमेंट की हुई है इसलिए क्योंकि ये लाइन जो है वो एरर जनरेट करेगी। str1 को हम str1 प्लस प्लस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक पॉइंटर कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यूज पे हम प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते या कांस्टेंट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कमेंट हटा दूं और इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करूंगी तो ये लाइन जो है वो एरर जनरेट करेगी। सो इसको वापस कमेंट करते हैं क्योंकि वी कैन नॉट डू इट। लेकिन str2 प्लस प्लस जो है वो अलाउ है, ठीक है। str2 प्लस प्लस क्या करेगा कि str जो कि फर्स्ट एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, अब वो फर्स्ट के बजाय किसकी तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा? सेकंड इंडेक्स की तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। और इसकी सेकंड इंडेक्स कौन सी है? ई। सो अब की दफा जो है वो स्ट्रिंग का हमने पॉइंटर चेंज कर दिया। तो बेसिकली इसके पीछे जो है वो C++ के अपना मैकेनिज्म है इसको एक्सेस करने का। ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही एक्सेस करेगा। जैसे आप यहाँ पे str2 प्रिंट करवाओगे तो कोई एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसके बजाय पूरे पूरे स्ट्रिंग को वो प्रिंट कर देगा। इसको देखते हैं अभी। और जब आप यहाँ पे str2 प्लस प्लस करोगे तो क्या करेगा कि जो पॉइंटर है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देगा और अब ये पॉइंट आउट करेगा सेकंड लोकेशन की तरफ। तो दोबारा जब आप str2 को प्रिंट करवाओगे तो ये स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा जैसे इसको प्रिंट करना चाहिए, लेकिन अब की दफा ये समझेगा कि मेरा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन है। तो इसको एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं। तो फर्स्टली जो हमने str1 और str2 को प्रिंट करवाया तो एज इट इज प्रिंट हो गए। लेकिन फिर हमने क्या किया, str2 प्लस प्लस str2 प्लस प्लस करने की वजह से क्या हुआ कि जो str पॉइंटर था, str2 पॉइंटर था, उसकी वैल्यू चेंज हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई? नेक्स्ट एड्रेस हो गया। तो बेसिकली अब अगर आप str2 को एक्सेस करोगे तो वो क्या करेगा, वो ई से प्रिंट करना शुरू करेगा क्योंकि वो फर्स्ट लोकेशन को भूल चुका होगा। उसके लिए अब जो फर्स्ट लोकेशन है वो क्या होगी, वो सेकंड लोकेशन जो है उसकी फर्स्ट लोकेशन बन चुकी होगी। तो अब की दफा जो स्ट्रिंग है वो अपने आप को समझेगा कि मैं शुरू कहाँ से होता हूँ, मैं ई जो लेटर है उस लेटर से स्टार्ट करो और वो उस तक एक्सेस करता रहेगा जब तक इसको \0 जो है वो नहीं मिलेगा। इसको हम देखते भी हैं कि \0 किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या \0 जो है वो किस तरीके से काम आता है। लेकिन अगेन जैसे स्ट्रिंग्स में होता है, स्ट्रिंग उस तक अपने आप को एक्सेस करता रहता है जब तक उसको \0 या नल वैल्यू जो है वो
नहीं मिलती। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है फंक्शन को हम स्ट्रिंग किस तरीके से पास करवा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हमने एरे यूज़ किया, जैसे हमने एरे पास करवाया, सेम वे में हम फंक्शन को जो है वो स्ट्रिंग भी पास करवाएंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसकी जो प्रोटोटाइप होगी, फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन क्रिएट करें डिस्प्ले स्ट्रिंग का। इस फंक्शन का काम ये होगा कि हम इसको जो स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, जो भी स्ट्रिंग इसको पास हो रहा है वो उसको सिर्फ डिस्प्ले कर दे। सो फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम उसका डिस्प्ले स्ट्रिंग है, एंड देन उसको हम एक पॉइंटर असाइन कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट विच इज कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, देन हमने एक एरे क्रिएट किया है, स्ट्रिंग क्रिएट किया है, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग पॉइंटर प्रोग्राम, एंड देन डिस्प्ले जो है वो फंक्शन क्या करे, ch को डिस्प्ले करे। अगेन यहाँ पे नोट करो कि हमें यहाँ पे एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एरे है और एरे में जो ch नाम है वो एरे की फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस ही है, तो ये पॉइंटर कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं है। फंक्शन सिंपली करेगा क्या? फंक्शन जो है वो अगेन उसकी जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर हम करेक्टर कैरेक्ट और ch ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ करेक्टर पॉइंटर। ये पॉइंटर है जो कि एड्रेस कैच कर सकता है। जब हमने यहाँ पे इसको यूज किया है तो हमने इसको क्या पास करवाया है, हमने इसको स्ट्रिंग का फर्स्ट एड्रेस जो है वो पास कर दिया। तो इस ch के अंदर क्या आ जाएगा, उस वाले स्ट्रिंग का फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। देन यहाँ पर आपने यूज किया है एक वाइल का लूप, वाइल स्टार ch। इसका क्या मतलब है? ठीक है, लेकिन इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में तो ये लूप चलेगा। हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि वाइल का लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक वो ट्रू हो, और ट्रू वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव नंबर्स एंड फॉल्स वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। तो आपका ट्रू जो है वो पॉजिटिव होता है और आपका जो फॉल्स है वो जीरो होता है। हमने ये चीज डिस्कस की है, कई दफा की है पिछले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर ये लूप रुकेगा कब? जब यहाँ पे वैल्यू आएगी जीरो। और यहाँ पे जीरो वैल्यू कब आएगी? जब एंड ऑफ स्ट्रिंग आएगा, यानी बैकस्लैश जीरो इसको मिलेगा विच इज नल, विच इज ऑल्सो इक्वलेंट टू जीरो। तो जब इसको यहाँ पर बैकस्लैश जीरो मिलेगा, इस बैकस्लैश जीरो की वजह से ये लूप जो है वो स्टॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इस लूप को जब यहाँ पर वैल्यू मिलेगी बैकस्लैश जीरो, ठीक है, विच इज एंड ऑफ स्ट्रिंग। और हमने ये डिस्कस किया था कि हर स्ट्रिंग के लास्ट में अगर आप x+0 इंसर्ट करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं इंसर्ट करते तो C++ ऑटोमेटिकली जैसे ही आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो उसका आखिरी कैरेक्टर जो है वो \0 कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि स्ट्रिंग कहाँ पे जाकर एंड हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप while के लूप के अंदर लिखते हो डायरेक्ट ch मीन इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑपरेटर लगा हुआ है, और अगर वो वैल्यू क्या निकले, जीरो निकले, तो ये लूप जो है वो स्टॉप हो जाए। अदरवाइज क्या करें, डायरेक्ट ch++ को डिस्प्ले कर दे। अगेन यहाँ पे ch++ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके अगेन रिपीटेशन हो रही है। ch++ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये ch की वैल्यू को एक्सेस करेगा फर्स्ट, एंड देन उसके बाद जब प्रिंट कर लेगा उसके बाद प्लस ऑपरेटर चलेगा और उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है या आपको ये नहीं अच्छा लगता है ऐसे लिखना, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर प्रिंट करने के बाद ch++ हो जाए। आपको यहाँ पे ब्रैकेट बढ़ाने पड़ेंगे, वाइल के अंदर जो है वो अब एक के बजाय दो स्टेटमेंट जो है वो आ जाएंगे। आपका लूप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पहले ch की वैल्यू यानी ch जो एड्रेस आया है उस पर पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करें, उसके बाद ch की वैल्यू चेंज कर दें, यानी नेक्स्ट एड्रेस की तरफ ch की वैल्यू को भेज दे, यानी इसका नेक्स्ट एड्रेस सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ हमने पॉइंटर के पिछले चैप्टर में पिछले वीक में डिस्कस किया था कि जब आप पॉइंटर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो नेक्स्ट एड्रेस जो है उसको एक्सेस करता है। तो ये दो लाइंस जो है जब दोगे तो आपको ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट, क्योंकि वो कोड को कम कर सकती है, आप डायरेक्ट ++ यहाँ भी लगा सकते हो, जिसका मतलब यही है कि पहले ch की वैल्यू को एक्सेस करें, यानी जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को पहले वो एक्सेस करेगा,
एंड देन जब वो प्रिंट कर लेगा उसके बाद ये प्लस प्लस ऑपरेटर चलेगा और क्या करेगा, सी एच की वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा। तो हम ये पहले भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जब किसी एक्सप्रेशन में या सी आउट में जहां भी इस्तेमाल होता है, अगर पोस्टफिक्स होता है तो क्या होता है, ये स्टेटमेंट चलती पहले है और प्लस प्लस ऑपरेटर स्टेटमेंट के चलने के बाद एग्जीक्यूट होता है, बाद में चलता है। तो इसको हम वैसे ही कर देते हैं जैसे ये था, बाय यूजिंग ये व्हाइल लूप। जब ये सारा का सारा स्ट्रिंग प्रिंट कर ले तो आखिर में हमने एक एंडल प्रिंट करवाया, मीन्स कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नाउ इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कर सिर्फ यही रहा है कि ये आपका जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कर दे व्हाइल वन, मीन्स के एक ऐसा लूप जो कभी रुके ही ना, तो इसको अगर आप रन करो तो ये इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा और ये मेमोरी के डिफरेंट एड्रेसेस को एक्सेस करता रहेगा विच इज नॉट ओके। तो ये और रोकना पड़ेगा हमें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो स्टैटिक CS लिखा हुआ था उसका क्या मतलब था। अच्छा, एक चीज और भी चेंज करके देख लेते हैं। हमने जो स्टेटमेंट दी कि इनकी जगह हम 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। स्टैटिक CS और CS प्लस प्लस यहाँ पे लिखकर अगर आप इसको इस तरीके से लूप में बंद कर देते हो, 2 लाइन कर देते हो, तब भी इट्स फाइन। ये सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। Okay, now let's see example number 3. Example number 3 जो अगेन सेम ही है। हम एक फंक्शन को जो है वो स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं एज अ पॉइंटर। सो नाउ जो फंक्शन है उसका नाम है कॉपी स्ट्रिंग, जो कि क्या कर सकता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कॉपी कर सकता है। तो इसके अंदर हमने 2 स्ट्रिंग्स लिए हैं। एक जो है वो पॉइंटर है डेस्टिनेशन, जो कि एक ऐसे स्ट्रिंग का एड्रेस कैच करेगा जिसमें हम किसी स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंटर जो है वो है SRC सोर्स, जो कि वो एड्रेस होगा जिस वाले स्ट्रिंग को हम डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम सोर्स को कॉपी करना चाहते हैं डेस्टिनेशन के अंदर। अगेन सेम तरीके का यूज किया है हमने, वाइल स्टैटिक SRC। हम पिछले एग्जांपल में इसको डिस्कस किया। ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इसको \0 जो है वो नहीं मिलेगा। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस स्टेटमेंट स्टैटिक डेस्टिनेशन प्लस प्लस जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में चलेगा। बेसिकली ये पहले करेगा क्या, स्टैटिक डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर देगा स्टैटिक SRC, मीन्स इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो चेंज हो जाए, उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी वो आ जाए। मीन्स आपने जो सोर्स स्ट्रिंग दिया है उस पे पड़ी हुई फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करे और उस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो किसमें कॉपी कर दे, वो डेस्टिनेशन वाली फर्स्ट इंडेक्स पे कॉपी कर दे। इसके बाद क्या हो, डेस्टिनेशन प्लस प्लस हो जाए और सोर्स भी प्लस प्लस हो जाए। तो देखो अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो इसके बजाय हमें ये 3 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा लेंथी कोड है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा इजी है। सो इट्स अप टू यू, आप भले ये 3 लाइनें लिखो, लेकिन अगर आप ये 3 लाइनें लिखोगे तो आपको इनको अगेन के 3 लाइन्स हो चुकी हैं, तो आपको इनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो आइदर या तो आप ये कोड लिखो, ठीक है, या आप इन 3 लाइन्स को रिप्लेस कर सकते हो सिर्फ इस नीचे वाली रेड लाइन से। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। ये एक ही टाइम पर एक एड्रेस के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को चेंज कर रहा है दूसरे स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को, साथ में साथ दोनों एड्रेसेस को चेंज भी कर रहा है। मीन्स डेस्टिनेशन प्लस प्लस ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करेगा, सोर्स प्लस प्लस ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करेगा। तो ये जो काम हम 3 लाइन में कर रहे हैं इससे रिप्लेस करके हमने इसको यहाँ पर एक ही लाइन में किया। इट्स अप टू यू, आप भले ऊपर वाला सेंटेक्स यूज करो या फिर नीचे वाला सेंटेक्स यूज करो। तो उसके बाद क्या करें, जब ये लूप खत्म हो जाए, ठीक है, यानी ये एड्रेसेस चेंज करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक सोर्स पे इनको \0 नहीं मिलता। तो जैसे ही सोर्स पे \0 मिलेगा ये लाइन चलनी बंद हो जाएगी
और क्या करे, डेस्टिनेशन पे जो अब जिस एड्रेस पे हम मौजूद है उसको भी क्या कर दे, \0 कर दे। इट मीन्स कि हम स्ट्रिंग को कॉपी तो कर रहे हैं, हम कॉपी करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही \0 मिलेगा ये वाली लाइन नहीं चलेगी, तो \0 कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको अलग से कॉपी करवाना पड़ेगा आखिर में। यानी जब सारे के सारे लेटर्स कॉपी कर ले तो आखिर में जब ये \0 पे स्टॉप हो जाए तो डेस्टिनेशन पे भी जो वैल्यू पड़ी है इसको क्या कर दे, यानी डेस्टिनेशन की वैल्यू को भी एक्सेस करे और उसको क्या कर दे, \0। ना इसको हमने नीचे इस्तेमाल किया है, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, और एक दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट किया जो कि एम्प्टी है। और कॉपी स्ट्रिंग क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 2 के अंदर स्ट्रिंग 1 को जो है वो कॉपी कर रहा है। तो स्ट्रिंग 2 जो कि एक पॉइंटर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग 1 जो कि अगेन एक पॉइंटर है, इनके अंदर वैल्यूज जो है वो किसमें चली जाएंगी, डेस्टिनेशन में और सोर्स में। देन आप स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करवा रहे हो ये चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग 2 जो कि हमने यहाँ पे एम्प्टी क्रिएट किया था उसकी अब वैल्यू जो है वो क्या बन रही है। तो स्क्रीन पे सिर्फ स्ट्रिंग 2 की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। इसको रन करते हैं। तो इसने जो स्ट्रिंग 1 थी, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री, इसको स्ट्रिंग 2 के अंदर जो है वो कॉपी कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने फर्स्ट जब पॉइंटर्स को डिस्कस किया था तो चीज डिस्कस की थी कि पॉइंटर जो है वो एक वेरिएबल है और वो भी मेमोरी में क्रिएट होता है, और जब पॉइंटर क्रिएट होता है तो उस पॉइंटर का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं जो पॉइंटर क्या होल्ड कर सके, किसी पॉइंटर का एड्रेस जो है वो होल्ड कर सके। तो व्हेन अ पॉइंटर होल्ड्स एन एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पॉइंटर्स टू पॉइंटर। तो बेसिकली ये नीचे जो एग्जांपल है उसमें हमने फॉर एग्जांपल इंटीजर ए एक सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर कैरेक्ट बी जो है वो एक पॉइंटर है, ठीक है, जो कि एक एड्रेस होल्ड कर सकता है। नाउ इंटीजर कैरेक्ट सी जो है वो अगेन एक पॉइंटर है जो कि किसी पॉइंटर का एड्रेस जो है वो होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू जो है हमने चेक की, एंड देन बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो एम्परसेंट ऑफ ए है, मीन्स बी के अंदर जो है वो ए का एड्रेस स्टोर है, और सी की वैल्यू जो है वो है एम्परसेंट ऑफ बी। तो इन दिस वे एक हायरार्की बन जाती है, ए का एड्रेस जो है वो बी के पास है। आप पिक्चर के थ्रू तो ज़्यादा समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ए वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू क्या है 22, उसका एड्रेस क्या है 7230, हमने जस्ट नंबर कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। देन बी जो हमने क्रिएट किया है जो कि एक पॉइंटर है, बी के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवाई है, हमने ए का एड्रेस स्टोर करवाया। देन सी जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर है, उसके अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर करवाया है, बी का। नाउ इस तरीके से सेंटेंस को यूज करने का फायदा क्या होता है, सी के थ्रू डायरेक्टली ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब इनको एक्सेस करने के क्या तरीके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट सी को प्रिंट करवाते हो, ठीक है, तो आपको क्या एड्रेस प्रिंट होगा 8092। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर विद सी, यानी सी जो कि एक एड्रेस है, ठीक है, जो कि एक पॉइंटर है, वो जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या है, बी है, ठीक है, बी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। वहां पे पड़ी हुई वैल्यू क्या है 7230। सो डायरेक्ट सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 7230 को। लेकिन अगर आप डबल स्टैरिक यूज करते हो, डबल स्टैरिक सी मीन्स के सी जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली बी पॉइंट आउट कर रहा है ए की तरफ, तो स्टैरिक स्टैरिक सी का मतलब है कि हम किसको किस वैल्यू को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं 22 को। इसको अगेन एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमने एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया, उसी तरीके से एक सिंपल पॉइंटर क्रिएट किया है और एक पॉइंटर टू पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया है। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 3000 सेट की है, पॉइंटर के अंदर हमने इस वेरिएबल का एड्रेस इंसर्ट किया है और पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर हमने इस पॉइंटर का जो है वो एड्रेस इंसर्ट किया है। तो बेसिकली पीटीआर का एड्रेस किसमें स्टोर हो जाएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर। सो नाउ डिफरेंट वैल्यूज को सिर्फ प्रिंट करवा के देख रहे हैं। अगर आप VAR प्रिंट करवाते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर हम
स्टैटिक पीटीआर प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर हम स्टैटिक की पीटीआर प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके भी देखेंगे। फिलहाल तो हमें तीनों पे वैल्यू हमें मिल रही है 3000, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वीएआर प्रिंट करवाया विच इज ऑब्वियसली 3000, हमने इसकी वैल्यू सेट की है। देन स्टैटिक पीटीआर का मतलब क्या है, जो इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू है, चाहे एड्रेस किसका है, ये एड्रेस वीएआर का है, ठीक है। जो वीएआर पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू प्रिंट कर दे विच इज 3000। स्टैटिक पीपीटीआर का मतलब क्या है कि ये पॉइंटर जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको स्टैटिक करे। तो ये अगर बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग से है, लेकिन आपको थोड़े से यहाँ पे मेमोरी अपनी यूज करनी पड़ेगी। आपको याद रखना पड़ेगा स्टैटिक पीटीआर, स्टैटिक पीटीआर आप किसको रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अ लिटिल चेंज वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम। किस तरीके से हम डिफरेंट चीजों को मल्टीपल वेज में एक्सेस कर सकते हैं। लाइक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सिंपल वे तो ये है कि हम वीएआर को डायरेक्ट प्रिंट कर दें, या अगर हम स्टैटिक पीटीआर को एक्सेस करें विच इज द वैल्यू विच इज इन पॉइंटर पीटीआर, वो भी अगेन वीएआर की वैल्यू ही है। या अगर हम डबल स्टैटिक पीपीटीआर यूज करें तो वो भी बेसिकली वीएआर वेरिएबल को ही रेफर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम वीएआर का एड्रेस निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एम्परसेंड ऑफ वीएआर का एड्रेस है, या ऑब्वियसली पीटीआर में हमने स्टोरी वीएआर का एड्रेस किया है वो भी एड्रेस है, या फिर थर्ड ऑप्शन स्टैटिक पीपीटीआर, ठीक है, ये भी एड्रेस ऑफ वीएआर ही है, ठीक है, क्योंकि पीपीटीआर अगेन इट्स अ पॉइंटर और उसकी वो जिस जिस पॉइंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उस पे पड़ी अगर हम वैल्यू को एक्सेस करें तो हमें वीएआर का एड्रेस ही मिलेगा। इन चीजों को प्रिंट करवा के देखते हैं। देन एड्रेस ऑफ पीटीआर एम्परसेंड पीटीआर से रिप्रेजेंट कर सकते हो विच इज स्टोर्ड इन पीपीटीआर। तो ये सारी वैल्यूज को हम डिस्प्ले करते हैं। ओके, नाउ इसका रिजल्ट वैल्यू ऑफ वीएआर 3000 है। स्टैटिक पीटीआर जो कि बेसिकली पॉइंटर जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है वो भी 3000 ही है। एंड अगर हम डबल स्टैटिक पीटीआर यूज करते हैं तो भी हमें 3000 ही मिलेगा, क्योंकि डबल स्टैटिक पीटीआर के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि पीपीटीआर जिस पॉइंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे पड़ी वैल्यू जो कि ऑब्वियसली वीएआर ही है। देन यहाँ पर एड्रेस ऑफ वीएआर एम्परसेंड वीएआर के थ्रू, ठीक है, 04 ही है। देन पीटीआर की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाएं, डायरेक्ट पीटीआर प्रिंट करवाएं, अगेन वो 04 सेम एड्रेस ही आ रहा है। और अगर हम स्टैटिक पीपीटीआर प्रिंट करवाएं विच इज के पीपीटीआर पॉइंटर जो है वो जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे पड़ी वैल्यू, तो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो पीटीआर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वी आर आस्किंग अबाउट पीटीआर की वैल्यू, तो वो भी बिल्कुल सेम ही है। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो सेम ही आएंगी। देन पीटीआर का एड्रेस जो कि हमारा पॉइंटर है उसका एड्रेस क्या है, F8 है, ठीक है। तो अगर हम पीपीटीआर देखें जिसके अंदर हमने वो एड्रेस सेव करवाया वो भी हमारे पास F8 ही आएगा। तो हम एम्परसेंड पीटीआर करें यानी इसका एड्रेस प्रिंट करवाएं, या हम वैल्यू देखें पीपीटीआर की वो सेम है। तो इन डिफरेंट वेज से हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे हम पॉइंटर्स वाले चैप्टर को जो है वो एंड करें। अल्लाह हाफिज।